Yeah. Yeah. Now I have sent you file even in WhatsApp group and sharing it here also. आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रे पे बात करेंगे. इफ द फाइल इज विजिबल लेट मी नो. आई थिंक इट्स विजिबल. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. It is So you visible. find here what you find here. uh, which of the जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रे को लेकर के आज बात करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. और एक क्वेश्चंस नहीं, एक तरह का पूरा, जैसे हमने शेक्सपियर पर एक आउटलाइन तैयार किया था, उनका जो बायोग्राफिकल स्टडी है, ऐसे ही मिल्टन का हम लोग बायोग्राफिकल स्टडी बात कर रहे हैं. उसके पीछे रीजन है कि जब भी हम अब इसके बाद उठाएंगे तो हम केवल उनके वर्क को लेकर के बात करेंगे. और एक तरह से ये उनके एज को भी लेकर के बात हो रही है, हिस्ट्री को भी लेकर के बात हो रही है. तो अगर आप मिल्टन की बात करें तो इसका मतलब आप प्यूरिटन एज की बात करें. प्यूरिटन एज में जितनी घटना हुई, जितनी चीजें हुई, आप उनको लेकर के बात कर रहे हैं. सो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा एक सही नहीं है. पहला पॉइंट है जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9th December 1608 and died on 8th November 1674. ये सही है कि जॉन मिल्टन जो है 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए और 8 नवंबर 1674 की को उनकी मौत हुई थी. इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बात सही है. ही वॉज बॉर्न एट ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड. ये बात भी सही है कि ही वॉज बॉर्न एट ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड. His resting place is St. Giles without Cripple Gate. ये पॉइंट भी सही है. उनका जो रेस्टिंग प्लेस है जहां पे उनको दफन किया गया था वो कौन सा था? सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट. दैट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही वाज बरीड डाउन. तो उनका जन्म 1608 में हुआ, 1674 में उनकी मौत हुई है. मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं. प्यूरिटन एज का जो टाइम है 1625 से 1649 है. अगर आपको याद होगा जब आप जो है वर्ड्सवर्थ, जब आप शेक्सपियर की बात कर रहे थे तो एलिजाबेथन एज आया हुआ था, उस पर हमने थोड़ा बहुत बात किया था. जब आप बात कर रहे थे किस पर, जब आप बात कर रहे थे जॉन डन पर, तो जैकोबियन एज आया हुआ था. और जैकोबियन एज जो है 1603 से 1625 तक रहा है. आज हम लोग जॉन मिल्टन और प्यूरिटन एज की बात कर रहे हैं जो 1625 से लेकर के 1660 ईस्वी तक. लेकिन इस प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक आपका कैरोलिन एज होता है जो 1625 से 1649 है, और दूसरा आपका कॉमनवेल्थ पीरियड है जो 1649 से 1660 है. डी है हिज अल्मा मैटर इज क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज. ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सिंपल सा यही पूछा जा चुका, कब पैदा हुए कब मरे. वो तो अब बहुत बहुत ही पॉपुलर बात हो गई. और ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन में जन्म हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन ये क्वेश्चन की वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे प्लस किस कॉलेज के प्रोडक्ट थे, ये भी पूछा जा चुका है. तो हिज अल्मा मेटर इज क्राइस्ट चर्च कॉलेज. उनका जो अल्मा मेटर है या रहा था वो क्राइस्ट चर्च कॉलेज था. और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. चूंकि हर समय हमारे दिमाग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चलती रहती है या हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माइंड में रहता है, तो उनकी जो एजुकेशन हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई है. ये हमें ध्यान में रखना है. तीसरा ई पॉइंट है ही हैड 3 वाइफ्स. उनकी 3 पत्नियां थी. एक पत्नी का नाम मेरी पॉवेल था जिससे 1642 में मैरिज होती है और 1652 में उसकी डेथ हो जाती है. ये बात सही है. इसमें कि मैरिज और डेथ की बात की गई. दूसरी पत्नी कैथरीन वुड कॉक है जिससे 1656 में शादी होती है, 1658 में उनकी डेथ हो जाती है. तीसरी एलिजाबेथ मिशुल है जिससे 1663 ईस्वी में शादी होती है. और जॉन मिल्टन की मौत के बाद भी वो जीवित रहती है लेकिन उसका डेथ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए उसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया है. इफ यू फाइंड तो यू कैन मेंशन देयर कि क्या चीजें रही है. कुल मिला करके ये भी बहुत पॉइंट ये भी पूछा जा चुका है कि उनकी जो है जो पत्नी रही है कौन कौन सी? मेरी पॉवेल, कैथरीन वुड कॉक, एलिजाबेथ मिशुल. और इसमें कैथरीन वुड कॉक पर तो उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने एक बाकायदा सॉनेट लिखा ऑन द सैड डिमाइज या ऑन द सैड डिमाइज ऑफ हिज वाइफ. इस तरह से करके जो है उन्होंने लिखा हुआ है.
तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो बायोग्राफिकल स्टडी है, ये केवल एक क्वेश्चन तैयार किया गया, लेकिन उनके बायोग्राफिकल स्टडी से रिलेटेड सारी बातें एक क्वेश्चन में कर दी जा रही है। किस एज से बिलोंग करते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए, कब मरे, कहाँ दफनाए गए, उनका अपना एजुकेशन कहाँ से हुआ, उनकी 3 पत्नियां, उनके बारे में डिटेल में। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे जा चुके हैं। ही इज नोन एज बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। उनको बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है, ये बात सही है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। म्यूजिक के शौकीन होने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो जॉन मिल्टन है, वो जॉन मिल्टन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जॉन मिल्टन जो है रियल में उनका जो स्पिरिट है, उनकी जो चाहत है, जिस चीज को उनको शौक था, वो पूरा चीजें एलिजाबेथन एज की रही है। इसी वजह से उनकी उस शौक को देखते हुए उनको ये कहा जाता है कि ही इज नोन एज बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट बिकॉज ऑफ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के फॉन्ड की वजह से। व्हाट आई वांट टू से कि जो उनको म्यूजिक का पैशन था, म्यूजिक का उनका उनकी सोल में एक तरह से, उनकी सोल हमेशा जो है म्यूजिक के को एक तरह से उनकी सोल में म्यूजिक थी, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनको म्यूजिक के प्रति लगाव था। और यूज ऑफ म्यूजिक, यह सब चीजें किसकी खासियत थी? एलिजाबेथन एज की खासियत थी। और इसी उनकी खासियत की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको क्या कहा गया? बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। जी ऑप्शन है, ही सर्व्ड एज अ चाइल्ड सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने ही सर्व्ड एज अ ही सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर इट्स काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेटर अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। ये भी बहुत एक पॉलिटिकल मैसेज है, ये भी पूछा जा चुका है कि उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के और साथ ही साथ जो है जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट इंग्लैंड की थी, उसमें उन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी सेवा दी है। ये बात भी सही है, इवन वो सेवा सिविल सर्वेंट के रूप में दी है। और वो ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में लैटिन सेक्रेटरी थे, जो है लैटिन सेक्रेटरी, उनकी भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ थी, तो उनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ही सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड under its council of state and later under Oliver Cromwell. So it's a very significant point कि उन्होंने कहाँ पे सेवा की, और वो लैटिन सेक्रेटरी जैसा मैंने बताया। पॉइंट नंबर एच है, ही इज ऑल्सो नोन एज लेडी ऑफ क्रिस्ट। उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज कर्ली हेयर, उनके कर्ली हेयर की वजह से, एंड वुमेनिश नेचर, और उनके वुमेनिश नेचर की वजह से। उनके कर्ली हेयर और उनके वुमेनिश नेचर की वजह से उनको किस रूप में जाना जाता है? उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के भी नाम से जाना जाता है, या एड्रेस किए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि WJ लॉन्ग भी डिस्कस करते हैं, और लोगों के भी आपको उसमें मिलेगा। मतलब व्हाट आई वांट टू से कि इतने सिग्निफिकेंट पॉइंट रखे गए हैं कि मेन मकसद यही है कि एक क्वेश्चन में आपको इतनी इंफॉर्मेशन एक जगह दे दी जाए कि अगर ऐसे इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन बने तो आपको बहुत वहां दिमाग ना लगाना पड़े, पहले से प्रैक्टिस रहे। वाइब्स के बारे में, उनको क्या कहा जाता है, म्यूजिक के प्रति अगर उनको शौक था तो उनको क्यों कहा गया बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट क्यों कहा गया, चूंकि कर्ली उनका हेयर और वुमेनिश नेचर की वजह से, या उनकी तीनों वाइफ को लेकर, उनका अल्मा मैटर, मतलब जो उनका जहाँ पे उनका स्कूलिंग हुआ है, क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1608 में जन्म हुआ है, 1674 में मौत हुई है, पैदा हुए ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन। ये सारी चीजें, जो लास्ट का पॉइंट हमने रखा हुआ है बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, ही बिलोंग्स टू रेस्टोरेशन पीरियड, ये गलत है। वो रेस्टोरेशन पीरियड से नहीं बिलोंग करते, यद्यपि रेस्टोरेशन पीरियड की जो डेट है वो सही है। आपको याद होगा अभी मैंने जब ऑगस्टन एज पढ़ाया था, तो मैंने रेस्टोरेशन एज को भी, जब मैंने अलेक्जेंडर पोप अभी आपके सामने मैं लेकर के आया था, तब मैंने वहां पर भी बात किया था कि जो रेस्टोरेशन एज है, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडेन के नाम से जाना जाता है। रेस्टोरेशन एज इज नोन एज एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। रेस्टोरेशन एज को
एज ऑफ जॉन ड्राइडेन के नाम से जाना जाता है। और जो रेस्टोरेशन एज है वो 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। जो आपके जॉन मिल्टन है वो किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज कब से कब तक है? 1625 से 1660 तक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला कैरोलिन एज 1625 से 1649 और दूसरा कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। कैरोलिन एज में जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट थे। कॉमनवेल्थ पीरियड में जो ऑल इन ऑल थे वो ओलिवर क्रॉमवेल थे। कॉमनवेल्थ पीरियड को कॉमनवेल्थ इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड से किंगशिप को हटा करके, डिक्टेटरशिप मोनार्की को हटा करके वहां पे डेमोक्रेसी आई है। Someone has not muted. सो यू फाइंड दिस थिंग। तो ये इतना सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको अच्छे रंग से क्लियर हो सकता है कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, और किस लेवल पे आपको ले जा करके आपसे मेहनत कराई जा रही है या आपको पॉइंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इंफॉर्मेटिव है क्योंकि यहाँ इस पे कोई स्टोरी नहीं है, पोयम नहीं है कि उस पोयम को स्टोरी की शक्ल में कुछ बताई जाए। इन्फॉर्मेशन जितना भी है वो सारी चीजें आपको पहले बता दी जा रही है। पोयम की जब बात आएगी तब वहां पे आपको जो दूसरे ढंग से बताया जाएगा। मैं आगे बढ़ूं? जी सर, क्लियर है। Yes, sir. नाउ यू फाइंड क्वेश्चन समवन हैज नॉट म्यूटेड, आंसर देने के बाद प्लीज म्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए मैंने सबसे बड़ा चीज है कि ऐसा नहीं कि मैं जॉन मिल्टन डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने चाहे शेक्सपियर को लिया, चाहे मैंने जॉन डन को लिया, चाहे मैंने जॉन मिल्टन को लिया, चाहे मैंने, अगर आपको याद होगा, जैसे टॉमस ग्रे को मैं ले रहा हूं, या मैंने अलेक्जेंडर पोप को लिया, या जो है मैंने रोमांटिक एज के किसी राइटर को लिया। मेरा केवल एक मकसद यही रहा है कि उसके एज के बारे में आपको जानकारी देना। उसके पहले मैंने विक्टोरियन एज को लेके मैंने बात किया था, मैंने मॉडर्न एज को भी लेकर के बात किया था, रोमांटिक एज को लेकर के मैंने अलेक्जेंडर पोप वाला जब मैंने तैयार किया था तो रोमांटिक एज का बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारी बातें बताई हुई थी। तो आप ये समझिए कि एट अ ग्लांस में आप पूरा एज कवर कर ले रहे हैं कि मेन मेन बातें क्या एज में हुई है। क्वेश्चन 2 जो है एज से ही रिलेटेड है कि इनके एज में क्या हुआ था। क्वेश्चन 2 से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थिएटर वाज बैंड इन 1642, बिल्कुल सही, इनके समय में थिएटर पर बैन लगा दिया गया था। और इनके समय का मतलब कौन सा एज होगा? कैरोलिन एज, चूंकि कैरोलिन एज कब से कब तक है? 1625 से 1649 तक। तो बैन कब लग रहा है? 42 में। कौन सा राजा थे? चार्ल्स फर्स्ट राजा थे। और इन्हीं के समय में या कैरोलिन एज में ही प्रेस वाज सेंसरशिप, प्रेस पर भी बैन लगाया गया था 1643 में। बिल्कुल सही है, जब प्रेस पर बैन लगाया गया था तो उस बैन के खिलाफ जॉन मिल्टन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था एरियोपैजिटिका, और वह किताब कब आई थी? 1644 ईस्वी में आई थी, जिसमें उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात किया था। और इसी एज में ही 1642 में सिविल वार शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू होता है पार्लियामेंट के बीच में और राजा के सपोर्टर्स के बीच में जो है। तो ये आपका क्या है? ए है थिएटर वाज बैंड इन 1642, बिल्कुल सही है। प्रेस वाज सेंसरशिप इन 1643, बिल्कुल सही है। चार्ल्स फर्स्ट जो इस समय के राजा थे उनकी हत्या कर दी जाती है कब? 1649 ईस्वी में। अगर याद होगा इसके पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एज ऑफ जॉन ऑगस्टन एज में, और वह कौन सा पॉइंट था? ऑगस्टन एज तो नहीं था, वो था रिस्टोरेशन एज, और वो जो समय था 1688 का समय था, जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया था कि कैसे जेम्स को, किंग जेम्स को कैसे गद्दी से उतार दिया जाता है और उनकी जगह क्वीन मेरी जगह लेती है। उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि बगैर खून खराबे के राजा को गद्दी से उतारा गया था। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में हत्या कर दी जाती है, और इसीलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स फर्स्ट जो उस समय के राजा थे उनको एक क्रूर शासक माना गया। वहां की जनता राजा के खिलाफ थी, राजा के अगेंस्ट में थी, उन्होंने राजा की हत्या कर दी और ये 1649 में हुआ।
ओलिवर क्रामवेल टुक द चार्ज ऑफ इंग्लैंड इन 1649। जब राजा की हत्या कर दी जाती है, वहां प्रजातंत्र आ जाता है, तो प्रजातंत्र के लीडर के रूप में ओलिवर क्रामवेल आते हैं और 1649 में वो सिंहासन संभालते हैं। मतलब इंग्लैंड की सत्ता या डेमोक्रेसी की जो चाबी प्रजातंत्र का जो किंग मेकर थे वो वही थे, और उनके हाथ में पूरी सत्ता होती है। और वो कब से कब तक रहते हैं? 1649 से लेकर 1658 में। 1658 में ओलिवर क्रामवेल की मौत हो जाती है। उसके बाद रिचर्ड क्रामवेल आते हैं। रिचर्ड क्रामवेल टुक द चार्ज ऑफ इंग्लैंड इन 1658। रिचर्ड क्रामवेल ने इंग्लैंड का चार्ज 1658 ईस्वी में लिया। बिल्कुल सही बात है। मिल्टन वॉज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रामवेल। मिल्टन जो है ओलिवर क्रामवेल के लैटिन सेक्रेटरी थे। ये बात बिल्कुल सही, ये भी अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। फिर लिखा है कि आफ्टर द एसासिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हुई, जेम्स फर्स्ट लेफ्ट इंग्लैंड एंड टुक शेल्टर इन फ्रांस। यह गलत है। जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है तो जेम्स फर्स्ट नहीं भागते हैं, बल्कि जेम्स फर्स्ट की जगह कौन जाता है? चार्ल्स सेकंड जाते हैं। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है तो चार्ल्स सेकंड उसी राजवंश की स्टुअर्ट डायनेस्टी के राजा थे, और वो जो है इंग्लैंड, डर के मारे इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं। तो आपको ये सारी डेट याद रखना है कि थिएटर 1642 में बैन कर दिया गया, प्रेस पे 1643 पे प्रतिबंध लगाया गया, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में की गई, ओलिवर क्रामवेल ने इंग्लैंड का चार्ज लिया 1649 में, रिचर्ड क्रामवेल 1658 में, और रिचर्ड क्रामवेल कब से कब तक थे? 1658 से 1660 तक। ओलिवर क्रामवेल कब से कब तक? 1649 से 1658 तक। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओलिवर क्रामवेल 1649 से 1658, उसके बाद उनकी मौत। फिर उसके बाद कौन आते हैं? रिचर्ड क्रामवेल आते हैं। रिचर्ड क्रामवेल टुक द चार्ज 1658 से 1660। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 1660 में जब रिचर्ड क्रामवेल की मौत होती है तब कौन सा एज शुरू होता है? रेस्टोरेशन। सर रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के सबसे बड़े पोएट कौन से थे? जॉन ड्राइडन। सर ड्राइडन। जॉन ड्राइडन। और रेस्टोरेशन एज में जो राजा थे उनका क्या नाम था? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकेंड। यही राजा जो चार्ल्स सेकेंड जो 1649 में जो इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग जाते हैं, रिचर्ड क्रामवेल की जब मौत 1660 में होती है तो दोबारा फ्रांस से इंग्लैंड को आते हैं और फिर से राज सत्ता शुरू हो जाती है। इसीलिए 1660 ईस्वी के एज को रेस्टोरेशन कहा जाता है। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। राजा को इंग्लैंड की गद्दी पर दोबारा बैठाया गया, उसकी वजह से उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी मैंने सारा चीज। चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड एंड टुक शेल्टर इन फ्रांस, ये 1649 की बात है। इन 1660 ही रिटर्न टू इंग्लैंड, 1660 में वो इंग्लैंड वापस आते हैं। फ्रांस में कहां से वापस आते हैं? फ्रांस से आते हैं। दिस इंसिडेंट इज नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड। इस घटना को किसके नाम से जाना जाता है? रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? Should I go ahead? यस सर। Okay, that's good. क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्टन फॉलोज हुज मॉडल ऑफ सोनेट। मिल्टन ने किसके मॉडल ऑफ सोनेट को फॉलो किया है? पेट्रार्चन मॉडल, शेक्सपियरियन मॉडल, कर्टन सोनेट, स्पेंसर। आपको ये पता है कि मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट को फॉलो किया हुआ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट वाज फॉलोड बाय मिल्टन। आंसर में आपको बताया जा रहा है इट हैज ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और जो पेट्रार्चन मॉडल था उसमें ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है। ऑक्टेव मींस 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट मींस 6 लाइन स्टैंजा। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी ए बी बी ए सी डी। इसका जो राइम स्कीम है वो आपका किस पैटर्न पर चलता है? ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी। तो ये पेट्रार्चन मॉडल है, उस पैटर्न पर ये चीज चलती है जो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हो सकता है आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में मिले। मतलब मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन के जितने वर्क हैं उनको मैंने एक जगह ला करके रखा, उनकी डेट को भी मैंने रखा, और फिर ताकि आपको याद हो जाए कि क्या क्या चीजें रही है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिल्टन। इनमें से कौन सा एक मिल्टन का वर्क नहीं है?
एरियोपैजिटिका मिल्टन का वर्क है, यह इनका प्रोज वर्क है जो 1644 में आता है। और एरियोपैजिटिका तब आता है जब प्रेस पर बैन लगाया गया था। कब? 1643 में। 1643 में प्रेस पर बैन लगाया गया था। उस बैन के खिलाफ जो है क्या होता, उस बैन के खिलाफ एरियोपैजिटिका नाम का उन्होंने प्रोज वर्क लिखा, जिसमें जो है उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की। तो एरियोपैजिटिका जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क है, जिसमें वो किसके बारे में बात करते हैं? प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात करते हैं। पैराडाइज लास्ट उनका जो है एपिक है, लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है, 1671 में पब्लिश हुआ है, और वो वाला 1644 में एरियोपैजिटिका आया हुआ है। पैराडाइज लास्ट 12 किताबों में है, वर्जिल के एनीड पर आधारित है। वर्जिल जो जिन्होंने पहला लिटरेरी एपिक लिखा, उनका लिटरेरी एपिक एनीड रहा, जो 12 किताबों में डिवाइड है, उस पर वो आधारित है। पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। पैराडाइज लास्ट का जो थीम है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कैसे एडम और ईव को जो है ईश्वर स्वर्ग से धरती पर भेज देते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है। या फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस को बताया गया कि मानव जाति का कैसे गिरावट आई, कैसे पतन हुआ। पैराडाइज रिगेन भी उनका लिटरेरी एपिक है, और ये जो है जॉन मिल्टन का सबसे फेवरेट एपिक रहा है। और पैराडाइज लास्ट जो है जॉन मिल्टन का मास्टरपीस माना जाता है। पैराडाइज रिगेन जो है जॉन मिल्टन का आपका क्या था? सबसे फेवरेट था, और ये 4 किताबों में है। इसमें दिखाया गया कि जीसस क्रिस्ट को कैसे सेटन लालच देता है। तो इसका जो थीम है वो है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाय सेटन। सैमसन एगोनिस्ट उनका जो है क्या है? उनका जो है पोएटिक प्ले है, ट्रेजिडी है, और एक ग्रीक ट्रेजिडी पर आधारित है, जिसमें सैमसन जो रेसलर रहता है, उसके पतन की और उसके बहादुरी की कहानी, कैसे प्यार में उसको धोखा दिया जाता है, उसकी कहानी है, और यह पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये उनका पहला पॉपुलर पोयम था, जो 1629 ईस्वी में उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने पैगन गॉड की आलोचना की है, और जीसस क्रिस्ट के बर्थडे को उन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है। और ये पोयम 1629 ईस्वी में पब्लिश होती है, जब वो जो है क्या कर रहे थे? बीए परसू कर रहे थे क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से, तब ये चीज आता है। आन शेक्सपियर से अभी इसी बार आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। आन शेक्सपियर इनका सोनेट है, जो 1630 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, 1631 ये पोयम है इनका आता है। एल एलिग्रो लिरिक है 1632 में। आई एल पेंसिलियोजो लिरिक है 1632 में। एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। इसकी शुरुआत राइजिंग ऑफ द सन से होती है। आई एल पेंसिलोजो का मतलब होता है कि एक ऐसा मैन जो पेंसिव मूड में है, थॉटफुल मूड, जो विचारशील है, जिसमें ग्लूमी एटमॉस्फेयर को, और इसका सेटिंग ऑफ द सन से इसकी शुरुआत होती है। कामस मास्क है 1634 ईस्वी में, और इसमें म्यूजिक जो है दिया गया है। लिसिडास उनका एलिजी है, जो 1637 में एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा गया है। बाकी है पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, 1645 में आया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका सॉनेट है 1652 में, आपको ये पता है ही है। ऑन द लेट मासेकर इन पाइडमाउंट, ये भी सॉनेट है 1655 में आया हुआ है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये उनका वर्क नहीं है। इससे भी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में आया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में आया है, और दोनों विलियम ब्लेक का पोयम है। किसका पोयम है? विलियम ब्लेक का, जो रोमांटिक एज के एक पॉपुलर लिरिसिस्ट है, बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं। तो मैंने आंसर यहाँ लिख दिया कि बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आर द पोएटिक वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक, a well-known romantic poet. The poem "The Lamb" has been taken from "Songs of Innocence" and "The Tiger" from "Songs of Experience." और ये चीज ध्यान में रखना है कि दो पोयम, एक द लैम्ब वो कहाँ से लिया गया? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। लैम्ब को उन्होंने बताया है, वो एक लिरिक है कि लैम्ब को बनाने वाला ईश्वर है, और लैम्ब जो है ईश्वर की आप कह सकते हैं कि उनके उस गुण को प्रकट करता है, जिसमें ईश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है। उस गुण को दिखाने के लिए लैम्ब नाम की पोयम का उन्होंने, या लैम्ब का सहारा लिया है। द टाइगर में उन्होंने ईश्वर की उस रूप का प्रेजेंट किया है जब ईश्वर को क्रोध आता है। तो आप कह सकते हैं जैसे शिव का तांडव है, या जो है एक तरह से जो है ईश्वर का जलाल होता है, तो उसको लेकर के जो है उन्होंने क्या किया है, उसमें बात बताई, वो द टाइगर नाम का सॉन्ग में।
तो both Songs of Innocence and Songs of Experience are the poetic works of William Blake, a well-known romantic poet. The poem The Lamb has been taken from Songs of Innocence and The Tiger from Songs of Experience. I think you got it. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आगे चलूं? नो सर, क्लियर है। ओके, नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने उनके प्रोज के सारे वर्क को एक जगह ला करके रख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई किसकी कौन सी डेट है, कब आई है, क्या है। ऑफ रिफॉर्मेशन उनका प्रोज वर्क है जो 1641 में आया है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स ये पूछा जा चुका है, डॉक्ट्रिन एंड पीजीटी इसमें, सॉरी टीजीटी में। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स को लेकर के उन्होंने क्या किया है, बात की है, 1643 में आया है। ऑफ एजुकेशन उनका वर्क है 1644 में आया है। एरियोपैजिटिका 1644 में आई है। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ये 1649 में आया है। इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और बताऊंगा इसको, इसलिए उन्होंने लिखा है कि 1649 में जब राजा चार्ल्स फर्स्ट की हत्या की गई तो उस समय उन्होंने उनकी हत्या पर इस पार्टिकुलर प्रोज वर्क को लिखा था और उन्होंने किंग की हत्या को जस्टिफाई किया हुआ था। तो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 ईस्वी में उनका प्रोज वर्क है। इकोनोक्लास्ट 1649 में आया है। डिफेंस सिकंडा ये 1654 में आया है। ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर ये 1659 में आया है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया है। ऑफ ट्रू रिलीजन 1673 में आया है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1823 में। ये चीज ध्यान रखिए, ये उनके मरने के बाद 1823 में अगर कभी आता उनका कौन सा प्रोज वर्क है जो उनके मरने के बाद पब्लिश होता है तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इनका पैम्फलेट है। द रेडी एंड इजी वे टू इस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ 1660 ईस्वी में आया हुआ है। एम जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ वर्क ऑफ जॉन बनियान। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये जॉन बनियान का वर्क है और यह 1678 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को प्रोज का, इंग्लिश प्रोज का बाइबिल कहा जाता है। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज नोन बाइबिल ऑफ इंग्लिश प्रोज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाया खासकर ऑन हिज ब्लाइंडनेस को ध्यान में रख करके। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652। मिल्टन अंधे हुए थे 1652 ईस्वी में एट द एज ऑफ, ये हम सबको पता है कि 46 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे। चूंकि आप ऐसे ही जोड़ लीजिए 1608 में उनका जन्म हुआ और जब जो है 46 आप जोड़ेंगे उसमें तो 1652 ईस्वी में 46 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे। एट द एज ऑफ 46 ही बिकेम ब्लाइंड। और उस समय उनका सन कौन था? 1652, 1652। हेलो जी जी हेलो सर सर, इसमें मैंने 44 पढ़ा है सर। ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। सॉरी 44 8 52। बिल्कुल 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 46 और 54 मैं जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल ये गलत हो गया है मेरे दिमाग में। देखिए इवन मैं पढ़ भी रहा हूँ तब भी 46 ही चल रहा है। ये चीज जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए तो 44 होना, 44 8 52। जबकि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो 52 आएगा और 1652 इस तरह की बातें हो रही है। तो यहाँ पे जो है ए आपका ए दिस इज वो करके यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इज द फर्स्ट लाइन। कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ ये पहली लाइन कहाँ से ली गई है। सिंपल सी बात है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है तो उसकी पहली लाइन, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी केवीएस सब के लिए। इसमें टॉमस ग्रे से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, और 2 पॉइंट मैंने जॉन मिल्टन का रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। सारा जेफरी वाज मिल्टन्स मदर, बिल्कुल सही है। जॉन मिल्टन वाज मिल्टन्स फादर, ये बात भी सही है क्योंकि ये दोनों पॉइंट वहां पे नहीं आ पाया था, फादर और मदर। फिर है अब सारे पॉइंट टॉमस ग्रे से। टॉमस ग्रे बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्री रोमांटिक पोएट्स के हिस्सा है और प्री रोमांटिक पोइट्री 1626 से शुरू होता है। जेम्स थॉमसन पहले पोएट थे
और इनकी जो पोयम है टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वो 1751 ईस्वी में आता है। और इनका जो समय था वो प्री रोमांटिक पोएट और आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और प्री रोमांटिक पोइट्री का मतलब क्या, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। तो टॉमस ग्रे बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप 1700 से लेके 1745। ये सब बातें बताई जा चुकी है, बार बार मैं उसको रिवीजन करा देता हूं ताकि दिमाग में आपके रहे। टॉमस ग्रे रोट एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन 1751। ये बात भी सही है, पूछा जा चुका है कि उनका जो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक कब पब्लिश हुआ, 1751 में। ये पब्लिशिंग डेट है, रिटन डेट नहीं। यहाँ पे वर्ड रिटन आ गया जबकि होना चाहिए पब्लिशिंग डेट उसका। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ब्लैंक वर्ड्स में, लेकिन वो ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है, हीरोइक कपलेट में है। और उसका जो स्टैंजा फॉर्म है क्या है, इट हैज क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म। क्वार्टेन का 4 लाइन स्टैंजा फॉर्म चलता है, ये बात भी सही है। इट वाज द पुअर पीपल नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द रिच। ये यही पॉइंट गलत है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट वाज द पुअर पीपल, यह गरीबों को वार्निंग देता है कि हमें अमीरों की हालत पर नहीं हंसना, गलत है। इट वाज द रिच पीपल नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह अमीरों को जो है क्या करता है, वार्निंग देता है कि हमें गरीबों की हालत पर नहीं हंसना चाहिए। Let not ambition mock their useful toils, nor homely joys, nor destiny obscure is a popular lines of the elegy। Yes, ये popular line है और यही बात वहां बताई गई है। क्या बताया गया है, Let not ambition mock their useful toils। हमें गरीबों के कठिन परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए। नार होमली जॉयस, ना तो उनकी घरेलू खुशियों पर और ना ही उनके भाग्य पर कि उनका भाग्य बुरा था। ये बात जो है क्या करते हैं, ये बात पोएट अमीरों को वार्निंग देता है। क्यों? चूंकि पोएट जिस कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, शाम का समय है, वो गांव का कब्रिस्तान है। किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं, सारे जानवर खेतों से वापस जा रहे हैं, वह अकेला रह जाता है। और ये कहा जाता है कि उसी कब्रिस्तान में उसकी माँ भी दफन है, तो अपनी माँ की याद में वो वहां पे रहता है। और बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन जाते हुए किसानों को भी चिंता नहीं उन गरीबों की जो दफन है और लोगों की। द प्लफ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। जो किसान, जो थके हुए जो लोग हैं, जो प्लफ मैन है, होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, वे थके हुए रास्ते से अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या यह ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है? अभी कल ही बताए थे। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी अबाउट द पुअर विलेजर्स। यह जो एलिजी है किसके बारे में है? पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है, गांव के गरीब लोगों के बारे में, पूरी एक कम्युनिटी को जो पुअर विलेजर्स है उनके बारे में। द पोएट इज सिटिंग इन अ विलेज ग्रेवयार्ड। जो पोएट है गांव के कब्रिस्तान में बैठा है इन द इवनिंग में। ये बात भी सही है। सो नाउ यू गॉट सारा पॉइंट। आप ये समझिए कि आप एक क्वेश्चन नहीं तैयार कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में आप एक एक पूरा राइटर तैयार कर रहे हैं, एक एक पूरी पोयम तैयार कर रहे हैं। बहुत शिद्दत से चीजों को बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट का मटेरियल है कहीं पे पड़ा हुआ उठा लिया गया, हैंड रिटन सारा चीज किया जा रहा है, सोच करके बनाया जाता है। एक एक चीजों को बनाने में करीब करीब 2-2 घंटे लग जाते हैं, कभी इस पॉइंट को कभी उस किताब से। तो ये सब चीजें बहुत संभाल के रखना, बहुत अच्छे ढंग से आपको करना है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी में से ही आएगा। बस एक हो सकता है कुछ उसकी टेक्निक से थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन आपको जो कुछ भी करना इस पैटर्न को कायम रखना है, उसकी प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मेरी तरफ से बहुत सारे को जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बेस्ट विश कि आप अच्छे से तैयारी करते रहे। और ये आप समय है, इस प्लेटफॉर्म से बहुत लोग जुड़े। मैंने दूसरा शेड्यूल लिया, पाल जी है जिनका सिलेक्शन इसी प्लेटफॉर्म से हुआ था, उन्होंने फोटो भी अपनी भेजा था, ब्रीफ बायो नोट भी मैंने भेजा था कि पिछले संडे को या किसी पे मैंने बात किया था कि मैं उनका टाइम एक सेशन रखने के लिए नहीं हो पाया। अगले मंडे में वो चीज़ उनको रखूंगा, वो यही बनारस में ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको भी मैं बुलाऊंगा, वो भी आपको कुछ बताएंगे। और आप अपने में खुद एक स्कॉलर हैं,
आपके अंदर सीखने की ललक है, समय देते हैं, रेगुलरली आप अटेंड करते हैं, और मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहूँ, अच्छी बातें हो, मोटिवेशन भी आपका होता रहे, और ईश्वर करे कि आप सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करें और सफलता आपके एक तरह से कहा जाए कि आपके जीवन में आए जो है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का सेशन जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। वी विल मीट हेलो सर। डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे। कल कोई हेलो क्लास सर। नहीं होगी, टुमारो यू हैव टू एंजॉय। या लिटरेचर क्लास होगी सर कल? अब राजेंद्र जी, मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी मैं यही बता रहा हूँ कि कल कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा Excuse me, अच्छा। sir. कल कोई कल कोई क्लास नहीं। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। जो हिस्ट्री की क्लास है वो मंडे से शुरू करूंगा, जिसपे लोगों जी ने जी ज्वाइन जी किया जी। है। ठीक ठीक, हाँ हाँ ओके सर। जी। थैंक यू। Excuse me, sir. जी प्रज्ञा मैडम। सर वो मैं चाह रही थी कि जो लास्ट ईयर हम लोग का टीजीटी का पेपर आया था, तो सर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उसको सॉल्व करा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर नहीं, देते। वो भी मैं लेके आऊंगा। लास्ट ईयर के ही नहीं, लास्ट ईयर से पहले जितने भी उसके पेपर्स हुए हैं, मैंने इसके पहले भी सॉल्व कराया था, मैं वो लाऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें मैं अपने पैटर्न पे बनाऊंगा। अभी मुझे करने दी। अभी तो मैं जो पैटर्न है, मैं चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, और जो राइटर की बायोग्राफिकल स्टडी से जो आते हैं, और जो रेट्रिक एंड प्रोसोडी से है, जो लिटरेरी टर्म है, आप ध्यान रखिए कि अभी हमारी क्लास केवल 4 चीजों पे बात कर रही है। एक तो रेट्रिक एंड प्रोसोडी, जो 3-4 क्लास और बचा हुआ है उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर मुझे उसमें एक शब्द नहीं जोड़ना होगा। दूसरी जो मेरी क्लास चल रही है, वो जो चारों राइटर है उनका बायोग्राफिकल स्टडी, और उनके एज से, अगर मैं वर्ड्सवर्थ को उठाऊंगा तो उनका एज। ऐसे ही मैंने विक्टोरियन एज भी मैंने कवर करा दिया, मॉडर्न एज भी मैंने कवर करा दिया, रोमांटिक एज भी मैंने कवर करा दिया, ऑगस्टन एज, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप का मैंने कवर कराया, मैंने रिस्टोरेशन एज कवर कराया, आज मैंने कवर कराया एज ऑफ जॉन मिल्टन का। उधर मैंने शेक्सपियर को लिया था तो एग्जामेथन एज पे, मतलब एक एज का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डेट और पॉइंट है उसको लेकर के मैंने कवर कर दिया। बायोग्राफिकल स्टडी पर भी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं या कुछ और भी जो पूछे गए हैं, उसका मैं एक पूरा मिसलेनियस पैटर्न तैयार करके, जो पैटर्न पूछे जाने का है मैं उसी पैटर्न पे ले करके आऊंगा। बस थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए। अभी मैं चाहता हूँ कि बेसिक जानकारी आपको सारी चीजें हो जाए। मैं वो तो करूंगा। अभी तो हम लोगों के पास समय है, अभी तो कोई डेट भी नहीं आई हुई। अभी तो वर्क पर भी मैं लेकर के आऊंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा। बस ये होगा कि पैटर्न ये होगा, क्योंकि वर्क से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड, उनके एज से रिलेटेड, जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे पूरा वीडियोस पड़ा हुआ है। आप वॉच करेंगे, अगर वहां आप वॉच करेंगे और इधर सॉल्व करेंगे, तो आप पूरा पूरा खुद समझ में आ जाएगा वहां क्या बताया गया, कैसी चीजें आती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई हैव टू कंक्लूड। यस सर, थैंक यू। थैंक यू।